हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, इससे पहले हम इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके टाइप्स क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जाना। आज हम राष्ट्रीय आय से जुड़े जो भी टर्म्स हैं और राष्ट्रीय आय क्या है और खासकर पंचवर्षीय योजनाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस इनसे बन चुके हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स, और फिर ये भी देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। देखिएगा, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्यों का योग जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और उनकी सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, इनका योग जीडीपी कहलाता है। अगला देखिएगा, जीएनपी। ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। अब तो इनकी डिफिनेशन भी डायरेक्ट पूछने लगे हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए जीडीपी में हम सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देख रहे हैं। इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है। ये निकलती कैसे हमारी जीएनपी, और भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। कैसे? देखिए, बहुत से विदेशी हैं जो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे भारत में आकर कमा रहे हैं, और बहुत से हमारे ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों में जाकर कमा रहे हैं। तो जीडीपी मेन थी घरेलू, तो वहाँ पर हम ये नहीं ऐड करते थे। लेकिन जब हम पूरी नेशनल इनकम निकालेंगे तो जो विदेशी लोग हमारे यहाँ कमा रहे हैं उसको घटा देंगे, और जो हमारे यहाँ के भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं तो वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में ऐड होगा। तो इस तरीके से हम जीएनपी निकालते हैं। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस देश में विदेशी आय प्लस विदेश में भारतीयों द्वारा प्राप्त आय। अगली देखिएगा, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ये हमारा, अब देखिए, ये हमारा जीडीपी से रिलेटेड होता है। इसमें देखिएगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो ये हमारा क्या निकल के आता है? एनएनपी निकल के आता है। अब ऐसे ही देखिएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे याद रखिएगा दोनों कि एनएनपी नेशनल है, तो नेट नेशनल याद कैसे करेंगे? नेशनल, तो ये जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होगा। तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास एनएनपी निकलेगा। अब सेम एनडीपी आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक है, ये किससे जुड़ा होगा? ये जीडीपी से जुड़ा होगा। तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हमारा निकल के आएगा एनडीपी, याद रखिएगा। अगला है हमारा एनआई, नेशनल इनकम। ये क्या होती है? जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाए। किसको? जब एनएनपी को, और एनएनपी हमारा क्या था? देखिएगा यहाँ से, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाए तो वो हमारी राष्ट्रीय इनकम कहलाती है। एनआई इज इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस जो सब्सिडी होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र। अब देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं नेशनल इनकम से जुड़े हुए, लेकिन ये ऐसे टर्म्स थे जो कई बार पूछे गए, हमने उनका डिस्कस किया। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र तो 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और सबसे ज्यादा आय हमें तृतीय क्षेत्र से मिलती है। कितने परसेंट मिलती है? देखिएगा, 53.5%। अब देखिए, एक एक करके हम देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से? तो नेशनल इनकम में इस क्षेत्र का योगदान कितना है? 17% है। आज की डेट में प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950, 51, 52 के आसपास में, हमारे देश की जो मेन इनकम थी वो इसी प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल से आती थी। तो देखिएगा, इसमें कौन कौन आते हैं? कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, कच्चे माल के उत्पादन के रूप में।
अगला देखिएगा द्वितीय क्षेत्र 29%, इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत जैसे उद्योग से जुड़े कार्य एक्सेट्रा आते हैं। अब तीसरा है तृतीय क्षेत्र 53.5%, इसका योगदान है हमारी राष्ट्रीय इनकम में। इसमें क्षेत्र आते हैं सेवा क्षेत्र, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, रेलवे। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा देश को आय इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है। अब आगे देखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका गठन हुआ कब था? 2 मई 1951 को, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखेंगे हम पंचवर्षीय योजनाएं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार बनते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना बताइए, इंदिरा गांधी किस पंचवर्षीय योजना के टाइम में थी? तो ये सब देखिएगा। ये 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, बनाई गई थी। टोटल कितनी है? 12 है। हम एक एक करके इन 12 के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा पंचवर्षीय योजना आयोग, तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। भारत, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। जैसे इस टाइम पे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब देखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले इसके अध्यक्ष, सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसे नीति आयोग भी बोला जाता था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। तो पंचवर्षीय योजना को संचालित कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब चलते हैं हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए सब देखेंगे। अवधि इसकी क्या रही, मॉडल क्या था, उद्देश्य क्या था, प्रमुख कार्य क्या थे। तो देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 तक रही। 5-5 वर्ष पे ये बेसिक रही। इनमें योजना अवकाश भी लगे, जिनमें पंचवर्षीय योजना नहीं थी तो हमारे वो योजना अवकाश लगे थे, उनको भी आगे हम देखेंगे। और कोई पंचवर्षीय योजना ज़्यादा नहीं चली तो वो 3 से 4 साल के लिए भी चली थी। अब देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, इस पर ये आधारित थी। उद्देश्य था कृषि विकास। तो इसमें टारगेट क्या लिया गया कि हम इन 5 पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट एक टारगेट ले लेती है कि इस आने वाले 5 सालों में हम इस टारगेट पर काम करेंगे। तो इसमें था कृषि विकास। इसका प्रमुख कार्य था इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास नदी परियोजना। अब देखिए क्वेश्चन कई तरीके से कैसे बनते हैं। पूछ लेगा भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? पहली, दूसरी, तीसरी। तो कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगली देखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 1956 से, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 1956 से ये काट दीजिएगा 1961। ठीक है, 1956 से 1961 तक कौन सी रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, इस पर आधारित थी। इसमें उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। देखिए पहले 5 वर्षों में हमने उद्देश्य रखा कृषि का विकास, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य आया औद्योगिक विकास। ठीक है, याद रखिएगा ये 1956 से 1961 तक थी। अब देखिएगा प्रमुख कार्य। इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के कारखाने स्थापित किए गए। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, इसी के बाद में हमारा पहला योजना अवकाश आएगा। तो याद रखिएगा पहला योजना अवकाश कब आता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आता है। और दूसरा और पहले योजना अवकाश के बीच में जो टाइम पीरियड होगा ना वो 12 साल का होगा। आगे हम सब देखेंगे।
चलिए देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि थी 1961 से 1966, 1961 से 1966। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। मुख्य कार्य इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के का दौरान। अब देखिएगा ये सबसे असफल योजना, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो हमारी 12 है उनमें से सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही थी? तो वो रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, रही क्यों थी? क्योंकि ये हमारे जो युद्ध हुए थे ना, तो ये युद्धों के दौरान जो हमारे विश्व युद्ध हुए थे, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, तो इनके दौरान के उससे सूखा भी पड़ गया, तो ये योजना हमारी असफल रही। अब देखिए इसके बाद में देश की स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं थी, तो योजना अवकाश लाना पड़ा। तो ये प्रथम योजना अवकाश जो आया 1966 से 1969 के बीच में रहा। याद रखिएगा आप, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया। जब वो सफल नहीं हुई तो सोचा कि अब हम अगला कोई प्लान 5 साल का नहीं करेंगे, 3 वर्षों की अवधि के लिए इसे वार्षिक योजना चलाई गई। तो क्या हुआ, 5-5 साल की नहीं, 1-1 साल करके ऐसे योजना चलाई गई। फिर जब थोड़ा सा देश की स्थिति हमारी सही हुई विश्व युद्ध के बाद में, तो फिर से 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना आई। इसकी अवधि कितनी थी? 1969 से 74 तक, 1969 से 1974 तक। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो पूछा जाए कि किस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो वो होगी चौथी पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट में भी पेट में ये पूछा गया था, पेट 2022 में ही, कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था या 15 या 17। तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कई बार क्वेश्चन ये बनता है। और क्या है, इसरो की स्थापना की गई थी। अब अगली देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि रही है 1974 से 1978 तक। इसमें देखिएगा उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। इसका प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात हो रही है। तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली। कौन सी योजना 4 साल चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब देखिएगा इसके बाद में फिर से क्या हुआ, योजना अवकाश लगा दिया गया। तो ये किसके टाइम पर लगा? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके फिर से वार्षिक योजना चलाई। याद रखिएगा। अब अगला देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना, ये चली थी 1980 से 1985 में। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिएगा इसके प्रमुख कार्य क्या हुए? नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1982 और के लगभग आसपास में, और छठी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा। फिर है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982, और इसका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। अगली है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था। याद रखिएगा। अगली हमारी, ठीक है, अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या थे? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। याद रखिएगा। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन किस योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरा योजना अवकाश, वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण लगाया गया। तो फिर से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, वार्षिक योजना बनाई गई, उन्हीं पर काम किया गया। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारा टाइम पीरियड है 1992 से 97, 1992 से 1997।
उद्देश्य इसका मानव संसाधन का विकास। अब देखिएगा, जो हमारी ये राज्य व्यवस्था, ये ग्राम पंचायतें हैं, इनकी जो अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था, तो वो 73वां संविधान संशोधन भी इसी दौरान हुआ था। यदि आपने अभी तक हमारा क्या पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तभी 11वीं अनुसूची में राज्य की ये पंचायतों को रखा गया था, याद रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बने हैं, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। प्रमुख कार्य, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाई गई। नेक्स्ट है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड रहा 1997 से 2002। तो इसमें इसका उद्देश्य हमारा रहा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ में विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड था 2002 से 2007। इसका उद्देश्य रखा गया गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। ऐसा था, हालांकि आगे चलकर उतना हो नहीं पाया कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो पाए, लेकिन ये इसका उद्देश्य रखा गया था। अब देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012। इसमें उद्देश्य लिया गया तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, फिर आई हमारी लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे आए, तो उसके बाद में ये पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा, टाइम पीरियड 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना का था 2012 से 2017। उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास। क्या? तीव्र समावेशी और सतत विकास। इसमें देखिएगा जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, योजना आयोग बोलिए या नीति आयोग बोलिए, कार्य उनके यही है, बस नाम में फेरबदल किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स के वीडियो को भी कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बेसिक समझ नहीं जल्दी बन पाती है, वो करने का मैंने प्रयास किया। इसका पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप जाकर देख लीजिएगा। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।